Hello everyone, this is me Arpita Pal, your educator, and I am once again here with another lesson in which we are discussing world history. But before beginning, I have an important announcement for you all. Unacademy is launching Unacademy Full Length Mains Mock Papers, which is a series of full length mock papers for UPSC Civil Services Mains Examination. We have given you the PDF of the mock test paper of ethics in the description box. You have to download it and solve it yourself, and on 18th October and 25th October 2020, Rakesh Verma sir, who is a retired IAS officer, will solve them in free live special class on Unacademy Plus at 9 p.m. In this round, Rakesh Verma sir and Mrunal Patel sir will discuss the solutions of the theory questions and case studies asked in the GS paper 4 of mains examination, that is the ethics paper and mock paper 1 in detail. The link to this series or the link to this full length mains mock paper of GS mains paper 4 ethics paper is given below in the description box. So hurry up and enroll in this free special class today. Let's begin. See, today we will be discussing about Nazism. Now in this lesson or from this lesson I will be continuing this series in both the languages, that is in Hindi and English both. Okay, बहुत सारे ऐसे students हैं जिनके comments आए हैं जिन्होंने कहा है कि उनको English उनको अगर हिंदी में भी description मिल जाए lessons का तो उनको उससे फ़ायदा होगा. तो इस लेसन से मैं कोशिश करूँगी कि ये जो लेसन्स हैं उनको मैं इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में आपको प्रोवाइड करवा सकूँ. ओके, सो अब से जो लेसन्स होंगे दे विल बी बाइलिंगुअल. Now, firstly, beginning with Nazism. Ab definition, we need to understand what is Nazism. Basically, it was an ideology that was propounded by Hitler in Germany. So, Adolf Hitler, he propounded the ideology of Nazism in Germany. So, Adolf Hitler जो थे, उन्होंने नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, ये एक आइडियोलॉजी था, एक बेसिकली आइडियोलॉजी थी, मतलब एक तरह की सोच थी जो लोगों में डेवलप की गई. किसने किया? हिटलर ने. कहाँ पर? जर्मनी में. और बैकग्राउंड क्या था इसका, या नाजिज्म की आइडियोलॉजी क्यों डेवलप हुई? बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सली. नाउ सी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या हुआ था, एक पीस ट्रीटी साइन की गई थी जर्मनी में, या जितने भी जो ग्लोबल लीडर्स थे उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की थी. अब क्योंकि जर्मनी जो था वो लूजिंग एंड पर था, क्योंकि जर्मनी जिस ग्रुप का पार्ट था वो ग्रुप हार गया था, तो जर्मनी वॉज ऑन द लूजिंग एंड एंड हेंस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जर्मनी वॉज ह्यूमिलिएटेड बैडली. तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज? So now see, Treaty of Versailles was after World War One, a peace treaty was signed by global leaders, and the Treaty of Versailles was imposed on Germany by the winners of the World War One, like Britain, USA. So they imposed a peace treaty on Germany, and via this treaty Germany was humiliated a lot. तो जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था, और इसी ह्यूमिलिएशन का एक तरह से बदला देने के लिए वेंजेंस के थ्रू, या एक तरह से उस चीज़ को, क्योंकि वो लोग बहुत गुस्सा आ गया था जर्मनी के लोगों में कि हम पे ये ट्रीटी इम्पोज की गई है, या ट्रीटी ऑफ वर्सली जो है इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी है, हम पर ज़बरदस्ती थोपी गई है. तो ये एक कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड बन गया था नाजिस्ट आइडियोलॉजी को प्रपाउंड करने का, उसको प्रोपोगेट करने का. क्योंकि आप देखिए कोई भी लीडर है, हमने अभी क्या डिस्कस किया कि हिटलर ने ये जो आइडियोलॉजी है नाजिज्म की, इसको प्रोपोगेट किया कहाँ पर? जर्मनी में. तो हिटलर के पास ये एक मौका था कि किसी भी तरह मैं इस आइडियोलॉजी को अगर भुनाऊं तो किस तरह से भुना सकते थे वो इस अपॉर्चुनिटी को, कि ट्रीटी ऑफ वर्सली जो थी उसको इमोशनली यूज करके, कि किस तरह से ट्रीटी ऑफ वर्सली में जर्मनी के लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था, और उनके इमोशंस के साथ खेलकर हिटलर ने इस आइडियोलॉजी को प्रपाउंड किया जर्मनी में. इन 1932 the end of democracy and rise of Nazism in Germany took place. So 1932 में क्या हुआ कि डेमोक्रेसी जर्मनी में एक तरह से खत्म हो गई और नाजिस्ट आइडियोलॉजी या नाजिज्म का डेवलपमेंट हुआ. Now there are a series of events. There are a series of events that occurred in Germany. We will discuss it. तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से जो नाजिस्ट आइडियोलॉजी है वो किस तरह से स्टैब्लिश हुई, कैसे हुई, वो हम डिस्कस करेंगे. In January 1919 what happened? Democracy was established in Germany as per the Weimar Constitution. ठीक है, तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन तो था, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जनवरी 1919 में. कहाँ पर? जर्मनी में. तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद. वर्ल्ड वॉर 1 जो थी इट कंटिन्यूड फ्रॉम 1914 टू 1918, एंड फाइनली जब वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हो गई
उसके बाद जर्मनी में क्या हुआ, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, या वेमर रिपब्लिक बनाया गया। तो वेमर रिपब्लिक के थ्रू वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, एक सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज किया गया, एंड फाइनली जर्मनी वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक एज वेल। So, in January 1919, democracy was established in Germany as per Weimar Constitution, and they provided people with fundamental rights, and a system of proportional representation was started in Germany as per the Weimar Republic, and Germany was declared a republic. But what happened that this Weimar Republic was blamed by public for the Treaty of Versailles. क्या हुआ कि वेमर रिपब्लिक को ही ब्लेम किया गया, एक तरह से जर्मनी के लोग थे उन्होंने वेमर रिपब्लिक को ही ब्लेम किया गया कि आपकी वजह से आपने वहां पर जो पीस ट्रीटी हुई उसको एक्सेप्ट किया, इस वजह से जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया गया, जर्मनी के लोगों की इतनी बेइज्जती की गई, हम पर इतनी ज्यादा वॉर इंडेमनिटी थोपी गई, हमसे इतने सारे हमारे रिसोर्सेज ले लिए गए। क्यों? क्योंकि आपने उस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया, आपने उसको साइन किया। अगर आप साइन नहीं करते तो शायद हम पर इतना ह्यूमिलिएटिंग चार्जेस नहीं लगाए जाते। So Weimar Republic was in turn blamed by the public of Germany for signing the or for accepting the Treaty of Versailles, because there was a post-war crisis that occurred in Germany. Now see what happened, that World War ended in 1918, right? 1918, when after the end of World War there was an economic crisis. Why? Because there is a huge loss of property and people whenever a war takes place. So there was economic crisis in Germany, and the situation of hyperinflation took place. Hyperinflation was a situation in which the value of German mark fell. So German mark was the currency in Germany that used to run in Germany. So the value of German mark fell. What does it mean? That it means that there was a situation of hyperinflation. There was a massive inflation in Germany, and thus even buying a piece of bread was very much expensive for the people of Germany. Post 1919, communism was on the rise, as we have already read about it in Russian Revolution as well, that post 1919 there was rise of communism as well in the world, because capitalist class was also against it. So it was also rising a lot, because capitalist class didn't want to lose its position to communist people, hence they were against it. Also in 1919 what happened, that National Socialist Party was established, which was also known as the Nazi Party, which Hitler was a part of. Finally, in 1920, a coup took place in Germany, and there was a series of coups that took place in Germany as well. अब वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1918 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो जर्मनी की जो करेंसी थी विच वॉज मार्क, जो जर्मनी की करेंसी थी उसके बहुत ज़्यादा गिर गई, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो वहाँ पर एक सिचुएशन आ गई हाइपर इन्फ्लेशन की। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब वहाँ इतनी महंगाई हो गई थी कि एक पीस ब्रेड का खरीदना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और फाइनली वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 1919 के बाद दुनिया में कम्युनिज्म अपना अस्तित्व बना रहा था। कम्युनिज्म जो था वो डेवलप हो रहा था, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ रहा था। 1919 में क्या हुआ कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं पिक्चर में आई, या उसका डेवलपमेंट हुआ, और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को ही हम नाजी पार्टी भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे मिलिट्री कूज या मिलिट्री इंटरवेंशंस हुए जर्मनी में 1920s में, जिसकी वजह से जर्मनी की जो कहानी थी वो एकदम बदल गई। Finally, in 1923, there was a military coup by Hitler, and Hitler was arrested for it and jailed, where in jail he wrote his autobiography, that was Mein Kampf. Between 1923 to 33, there was a rise of Hitler and his party, the Nazi Party, and this was the symbol of the Nazi Party, which we call the swastika today. So this was the symbol of Nazi Party as well. Hitler then propagated Nazi ideology in Germany. अब 1923 में क्या हुआ कि हिटलर के द्वारा एक कू किया गया था। कू का मतलब क्या होता है कि एक तरह से आप मिलिटरीली एक किसी भी कंट्री को या किसी एरिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करें, उसको मिलिट्री कू कहते हैं, उसको कू कहते हैं। तो 1923 में हिटलर ने भी यही किया। बस इस वजह से क्या हुआ कि हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, और जेल में जाकर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था मेन काम्फ। एंड 1923 से 33 के बीच में हिटलर का राइज हुआ जर्मनी में, उनकी पार्टी जो थी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये जो आइडियोलॉजी थी, नाजी आइडियोलॉजी जो थी, वो जर्मनी में धीरे धीरे लोगों के बीच में फैलती गई। जो नाजी पार्टी थी उसका अगर हम देखें तो स्वास्तिक जो हमारे घर में जो स्वास्तिक बनाया जाता है हमारे यहाँ किसी भी शुभ काम में, वही एक तरह का सिंबल था नाजी पार्टी का भी। आपने अगर फ्लैग देखा हो एनसीईआरटीज में तो आपको वहाँ मिल जाएगा।
Now what was Nazi ideology? Nazi ideology basically believed in the theory of Darwinism. Now what is the theory of Darwinism? So the theory of Darwinism explains, or you can also call it the theory of social Darwinism. I hope you have read about the theory of Darwin, the philosophy of survival of the fittest. Right, this was the theory of Darwinism. Yeah, this was a theory given by Darwin. And what did Hitler propound? He said that only Aryans are the purest race. He said that Aryans are the purest race, and hence only they have the right to survive in Germany. So this meant that German Aryans are the purest, and all the other people or all the other races are impure, and hence they cannot be there or they cannot survive in Germany, because it is, as per the theory of Darwin, it is the survival of the fittest only. Also Nazi ideology propagated self-reliance or autarky. Autarky or self-reliance means you can say that it is basically a French word for for self-reliance. It is a French word. So they believe that only we can rely on ourselves, nobody else. Okay, so this was the Nazi ideology. Also the Nazis believed in strong Germany, and they believed in the role of a Messiah who will come for them and who will guide them. And also because in order to make Germany strong, a strong leader is required, who was Hitler. This was the Nazi ideology. Also the concept of Lebensraum or living space. Living space or Lebensraum means that they wanted to expand, they believed in expansionist policy. They believed that from Alps to Urals, from Alps to the Ural mountains, it is the Germany that needs to exist and we need to expand our territories. अब नाजी आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो नाजी आइडियोलॉजी में जो थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म है वो एग्जिस्ट करती थी. वो मानते थे कि भाई जो फिट है बस वही सर्वाइव कर सकते हैं, और नाजीज के अकॉर्डिंग जो फिटेस्ट रेस थी या जो सबसे जो लोग थे जो सबसे ज़्यादा बेसिकली डिजर्व करते थे रहना जर्मनी में, देवर द आर्यंस, और जो जर्मन आर्यंस थे वो सबसे प्योरेस्ट रेस थी, जबकि जूज और बाकी जो लोग थे वो डिजर्व नहीं करते थे, बिकॉज एज पर द थ्योरी ऑफ डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, और आर्यन या जर्मन रेस जो थी, जर्मन आर्यंस की जो रेस थी वही फिटेस्ट थी. ऑल्सो नाजीज बिलीव करते थे कि इसमें सेल्फ रिलायंस में, कि हम लोगों को सिर्फ आत्मनिर्भर बनना है. ऑटार्की एक वर्ड यूज करते थे वो, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है. वो मानते थे कि हम अपने दम पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, ये नाजीज मानते थे. उनका ये भी मानना था कि अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी चाहिए, उसके लिए हमें एक मसीहा चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, जो उन्हें हिटलर में मिल रहा था. और लिविंग स्पेस का कॉन्सेप्ट या फिर लेबेंसराउम का कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे, जैसे आजकल चाइना कर रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया तक अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना. यही जर्मनी में भी हो रहा था. वो मानते थे कि एल्प्स से लेके यूरल माउंटेन्स तक जर्मनी को एक्सपैंड करना है और ये उनका एरिया है. दैट वाज द पॉलिसी ऑफ लिविंग स्पेस. अब अगर हिटलर की बात करें तो हिटलर की सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, दैट वाज जो द पर्सनैलिटी ट्रेट्स वर, he was a charismatic leader. He knew how to influence people. He had amazing oratory skills. He promised the capitalist class the protection from communist people, because the Nazis were against communists, so they promised the capitalist class that they will be protecting the capitalist class from communists. Also employment was promised to all the people. Free market was promised to the farmers. Also the Nazis were against Jews and believed that German Aryans were the most superior and purest race. The Jews were held responsible for Germany's defeat in World War I. हिटलर की अगर पर्सनालिटी की बात करें, वो एक बहुत ही करिश्माई नेता थे. वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छे से जानते थे अपनी बातों. वो उनमें जो ओरेटरी स्किल थे, वो बहुत अच्छी बातें कर सकते थे, बहुत अच्छे भाषण दिया करते थे, और उनके भाषण से इम्प्रेस होकर लोग उनकी बातों में ज़रूर आते थे. और उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे, उन्होंने जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उनसे कहा कि हम आपको कम्युनिस्ट से हमको प्रोटेक्ट करेंगे, और जो जर्मनी है वहाँ पे कम्युनिज्म नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स लाकर जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद अनएम्प्लॉय हो गए हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार दिया जाएगा. जो किसान हैं उनको फ्री मार्केट दिया जाएगा, उनको प्राइस डिटरमिन करने की आज़ादी दी जाएगी अपनी फसल के लिए. उन्होंने ये भी कहा कि जो जूस थे जो जर्मनी में रहते थे वो इम्प्योर रेस थी और वो डिजर्व नहीं करते थे जर्मनी में रहना, जबकि जो जर्मन आर्यंस थे वो सबसे प्योर या प्योरेस्ट रेस थी. और जर्मन्स, और एक तरह से ये कहा गया कि जो जू पॉपुलेशन थी कहीं ना कहीं वही लोग जर्मनी की हार के लिए जिम्मेदार थे वर्ल्ड वॉर I में. Finally, in 1933, elections were held and Hitler was made the chancellor. Now, the chancellor was equivalent to a PM in Germany,
and he was asked to take the oath in the presence of President Hindenburg. They also tried to destroy the communists. In February 1933, fire decree took place. The fire decree was that Reichstag, which was the Parliament of Germany, was burnt, and it was a conspiracy that the Parliament of Reichstag was burnt and the communists were blamed for it. In March 1933, Enabling Act was passed, which gave all the executive powers to Hitler, and Germany finally became a one-party state. अब 1933 में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस के बाद हिटलर को वहाँ का चांसलर बना दिया गया. चांसलर की जो पोजीशन थी वो प्रधानमंत्री के बराबर ही थी जर्मनी में, और प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने ही उनको ओथ दिलाई थी. और इन्होंने जब हिटलर वहाँ के चांसलर बने, इन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया कि जो कम्युनिस्ट हैं हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे और यहाँ पर कैपिटलिस्ट क्लास ही सर्वाइव करेगी. फाइनली फरवरी 1933 में क्या हुआ कि फायर डिक्री एक तरह का टर्म है, आपको बुक्स में भी दिखेगा एनसीईआरटी स्पेशली, कि फायर डिक्री एक सिचुएशन अराइज हुई कि जो रीस्टैग थी, रीस्टैग वाज द पार्लियामेंट जो थी जर्मनी की, उसमें आग लग गई और ये कहा गया कि वहाँ पर जो सारे इंपॉर्टेंट कागजात हैं, जो सारे दस्तावेज सब जल गए और रीस्टैग को जलाने का जो ब्लेम है वो कम्युनिस्ट पर डाला गया, जबकि ऐसा नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी थी. फाइनली मार्च 1933 में एनेबलिंग एक्ट नाम का एक एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के अकॉर्डिंग हिटलर ने सारी एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में ले ली जर्मनी को चलाने के लिए, और जर्मनी फाइनली वन पार्टी स्टेट बन गया. अगस्त 1934 में जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उनकी डेथ हो गई और हिटलर के पास सारी पावर्स आ गई. 1934 में हिटलर ने खुद को टाइटल दिया फरर का, मीन्स द लीडर ऑफ जर्मनी. 1934 से 39 के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस आए जर्मनी में, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आए, वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया. जर्मन कार्स जो थी, वोक्सवैगन जो आज हम देखते हैं वो जर्मन कंपनी है, जर्मनी में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ वोक्सवैगन कार्स का, तो इस तरह से डेवलपमेंट होने लगा. सो इन अगस्त 1934 आफ्टर द डेथ ऑफ हिंडनबर्ग, हिटलर अज्यूम्ड ऑल द पावर एंड गेव हिम द टाइटल हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ फरर और फुरर, एंड वेरियस डेवलपमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस टुक प्लेस इन जर्मनी एज वेल. पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आए कि जर्मनी एक सेंट्रलाइज स्टेट बन गया. सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही थी जर्मनी में, जो कि थी नाजी पार्टी, उनके अलावा कोई और पार्टी नहीं थी. और जब आप इस तरह से एक ही पार्टी रूल करेगी तो वहां पर एक मोनोपोलिस्टिक स्टेट बन जाएगा. मोनोपोलिस्टिक स्टेट बनने का मतलब क्या है कि अब लोगों के पास या जनता के पास कोई और ऑप्शंस ही नहीं रहेंगे. अगर उनको लगेगा कि भाई कोई पार्टी गलत कर रही है, नहीं कर रही है, पर हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एक ही पार्टी को चुनना है, डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो गई. तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप थी वो वहाँ पर शुरू हो गई थी जर्मनी में, द डिक्टेटरशिप बाय हिटलर. अब इकोनॉमिक चेंजेस कौन कौन से आए? जो आयरन और कोल इंडस्ट्री थी जर्मनी में उसको रिवाइव किया गया, उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया गया. Volkswagen, I have already told you that Volkswagen, whatever cars we are using today as well, that is a German company. So German cars were made and infrastructural development took place, buildings and various other infrastructure development, roadways, highways, they were built. Germany basically turned into a command economy. Command economy is one in which the government commands how an economy would be working. And imports were reduced drastically because they believed, or the Nazis believed in self-reliance. So imports were reduced and they were much more interested in exports. इकोनॉमिक चेंजेस में क्या हुआ? आयरन एंड कोल इंडस्ट्री रिवाइव कर दी गई. जर्मन कार्स जो थी उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई असेंबली लाइन प्रोग्रामिंग के थ्रू, असेंबली लाइन की तरीके से. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, हाईवेज बनाए गए, रोडवेज बनाए गए, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ. कमांड इकोनॉमी हो गई जर्मनी. कमांड इकोनॉमी का मतलब था कि जो जितने भी कमांड्स या जितने भी ऑर्डर्स दिए जाते थे सारे गवर्नमेंट को थ्रू जाते थे, या जो गवर्नमेंट थी वो इकोनॉमी को कमांड कर रही थी. और इम्पोर्ट्स जो थे वो रिड्यूस कर दिए गए थे क्योंकि नाजी पार्टियोलॉजी आत्मनिर्भरता में बिलीव करती थी, तो उन्होंने इम्पोर्ट्स रिड्यूस कर दिए. आयात निर्यात जो था उसमें उन्होंने आयात जो था उसको लिमिट कर दिया, जबकि जो निर्यात है उसको उन्होंने उस पर ज्यादा जोर दिया. Then social changes. Jews were sent to gas chambers. Gas chambers were the one where the Jews were burnt and they were sent to gas chambers. They were put to death there. Education came under state control. So definitely, if education is under state control, students were taught whatever Nazi party thought is good for students, and they used to propagate their ideology. Superior German race were promoted in the books as well.
Nazism was glorified. Hitler Youth types of organizations were made in which boys under the 14 years of age were given the training of Nazist ideology, military training, etc. And women were taught to be good mothers. Social changes कौन से आए कि जो Jews थे वहाँ पर, हमने अभी देखा था ना कि जो German Aryans थे उनको प्योरेस्ट रेस माना जाता था. क्या मानते थे हिटलर कि German Aryans were the purest race, whereas Jews were the ones who were impure, ऐसा माना जाता था. So what happened that जो Jews थे उनको चुन चुनकर गैस चैम्बर्स में भेज दिया गया. गैस चैम्बर्स में क्या होता था, वहाँ पर उनको मार डाला जाता था, उनको एक तरह से आप यूथनाइज कर दिया जाता था या उनको ज़बरदस्ती मार दिया जाता था गैस चैम्बर्स में ले जाके चुन चुनकर. एजुकेशन को स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया. अब एजुकेशन अगर स्टेट कंट्रोल में है तो किताबों में वही पढ़ाया जाएगा जो कि स्टेट चाहेगा, जो कि सरकार चाहेगी. तो उन किताबों में ये पढ़ाया गया जर्मनी में कि किस तरह से नाजी आइडियोलॉजी ही बेहतर है और हर किसी बच्चे के दिमाग में नाजी आइडियोलॉजी प्रोपगेट की गई. सुपीरियर जर्मन रेस को प्रमोट किया गया. ये कहा गया कि जर्मन रेस जो आर्यंस हैं सिर्फ वही सबसे ज़्यादा प्योर हैं, बाकी सारी रेस जो है यहाँ पर वो किसी तरह से या तो इन्फीरियर है या फिर इम्प्योर है. नाजिज्म को ग्लोरीफाई किया गया, बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें की गई. हिटलर यूथ एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पर 14 साल तक के या 14 साल से कम उम्र के जो लड़के थे उनको वहाँ पर बच्चों को एक तरह से ट्रेन किया जाता था. उनके दिमाग में नाजी आइडियोलॉजी फिट की जाती थी. और जो औरतें थी उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनको कहा जाता था कि आपको जर्मन रेस जो है, आर्यन रेस जो है, उसको आपको बढ़ावा देना है और आपको अच्छी माँ बन के आपको साबित करना है. Foreign policy, if we talk about the foreign policy of Hitler, they violated the Treaty of Versailles. Every clause of the Treaty of Versailles was violated. Militarism was followed. Policy of expansion was followed. Austria, Sudetenland, Czechoslovakia and Poland, they were annexed one by one, and which also led to World War II. Right? तो फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो ट्रीटी ऑफ वर्सली की जो एक एक क्लॉज था, एक एक जो पैक्ट था, उस सब को वायलेट किया गया. ये कहा गया कि नहीं, हम इसमें नहीं मानते. हमारे सामने थोड़ी आपने ट्रीटी साइन की थी. हिटलर ने कहा मैंने साइन नहीं की थी, सो मैं इसमें नहीं मानता. ट्रीटी ऑफ वर्सली को हर तरह से वायलेट किया गया. मिलिट्रिज्म और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पे फोकस किया गया. हिटलर बिलीव कि अगर हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है तभी हम आगे जाके दूसरे देशों से लड़ पाएंगे. एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो की गई. एक एक करके उन्होंने पहले ऑस्ट्रिया को अनेक्स किया, फिर सुदेतरलैंड को, चेकोस्लोवाकिया, फाइनली पोलैंड पे उन्होंने हमला किया. और जिसका एक कारण था, या जो वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बना और बहुत सिग्निफिकेंट रीजन बना, पोलैंड का अनेक्सेशन. अब 1933 से 1939 के बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा, ट्रीटी ऑफ वर्सली जो थे उसमें नहीं मान रहे थे जर्मन, या फिर हिटलर ने नहीं माना. 1933 में एक जो ऑर्गेनाइजेशन या पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस, उससे विड्रॉल हो गया. उससे जर्मनी ने अपना जो मेंबरशिप थी वो वापस ले ली. उन्होंने डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस से भी अपना जो विड्रॉल था वो कर लिया. 1935 में सार एक रीजन था, उसको जर्मनी के साथ अनेक्स कर लिया गया. मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दी गई और एंग्लो ब्रिटिश रीआर्मामेंट ट्रीटी साइन की गई. 1936 में राइनलैंड को रीमिलिटराइज किया गया, जो कि एक ऐसा एरिया था जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर अब से 20 साल बाद यहाँ पर पीस ट्रीटी साइन होगी या फिर एक तरह से प्लेबिसिट किया जाएगा यहाँ के लोगों के साथ. पर हिटलर ने कहा नहीं, ठीक है, 20 साल हो गए हैं. नाउ व्हाट इज दिस कि 1918 के बाद अब 20 साल हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप बताइए आपको किसके साथ जाना है. तो यहाँ के लोग कह रहे हैं नहीं, वो जर्मनी के साथ आना चाहते हैं. तो राइनलैंड को रीमिलिटराइज करके जर्मनी में शामिल कर लिया गया. रोम बर्लिन एक्सेस साइन की गई. रोम बर्लिन इटली जर्मनी एक्सेस वाज साइन. सो मुसोलिनी ने भी एक अपनी एक्सेस हिटलर के साथ साइन कर ली. इन 1936 टोक्यो जर्मनी एक्सेस वो साइन. तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से जर्मनी हो या इटली हो या फिर जापान हो, तो इस तरह से अगर वो एक्सेस साइन कर रहे हैं तो टोक्यो इज जापान, देन इफ यू टॉक अबाउट इटली इज रोम, एंड फाइनली जर्मनी बर्लिन. सो ये तीनों साथ में आ गए और इटली ने भी इनको ज्वाइन कर लिया. तो जब ये तीनों साथ में आ गए तो उनकी अपना एक ग्रुप बन गया. 1935 में चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को भी मर्ज कर दिया गया जर्मनी के साथ. और फाइनली सितंबर 1939 में जब पोलैंड पे अटैक किया हिटलर ने, तो वही एक बहुत बड़ा कारण बना बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 का. सो व्हाट हैपेंड दैट हिटलर ट्राइड टू अनेक्स various regions and tried to add them into Germany, which was one of the main reasons for World War II, for the kindling of World War II. Now, what were the features of Nazism? Basically, it propounded or it propagated an authoritarian form of government and also favored extreme nationalism, which we have also dealt with previously, is also known as jingoism.
Hitler, charismatic leader. This is one of the ideology, or this is one of the features of Nazism. Nazi propaganda was there. For example, the phenomenon of living space or Lebensraum. Economic development took place. Expansionist policies were there. One party or the Nazi party was ruling, and they were extremely hostile towards communism. तो फीचर्स ऑफ नाजिज्म की अगर बात करें, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, मतलब सिर्फ उस गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी थी, वो किसी और में या किसी और गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करते थे, एक ऑटोक्रेटिक रूल था. एक्सट्रीम नेशनलिज्म, बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिज्म में बिलीव करते थे. वो मानते थे कि ठीक है, नेशनलिज्म के नाम पे हम सब कुछ कर रहे हैं, देश की जनता को दिखाया जाता था, देखिए हम तो अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश हित में ये सब कर रहे हैं, और इसीलिए जनता उनका साथ देती थी. कैरिज्मेटिक लीडर, ये भी एक फीचर है नाजिज्म का. फॉर एग्जाम्पल हिटलर, जो अपने आप को फॉरर कहते थे, वो कैरिज्मेटिक लीडर थे, या मसीहा भी अपने आप को मानते थे, या लोगों से कहा जाता था कि वो आपके लिए मसीहा बन के आए हैं. नाजी प्रोपेगेंडा था. फॉर एग्जांपल लिविंग स्पेस, हम लेबेंसराउम की बात कर चुके हैं कि एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक सिर्फ यहाँ पर जर्मनी का ही राज होना चाहिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था जर्मनी में. पॉलिसीज जो थी वो एक्सपेंशनिस्ट थी, और सिंगल पार्टी रूल था, लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मल्टी पार्टी सिस्टम था नहीं. और वो लोग जो थे, या जो नाजीज थे, दे वर एक्सट्रीमली अगेंस्ट टुवर्ड कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे. I hope I have made my point clear and I have tried to make you everything clear to you. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. थैंक यू.